नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं सौंदर्य की नदी नर्मदा का दूसरा एपिसोड। मंडला से छिनगांव। हमारे मंदिरों की तरह हमारी नदियां भी पूर्वाभिमुख हैं। बड़ी नदियों में एक नर्मदा ही है जो पश्चिम वाहिनी है। अमरकंटक से निकलकर कर्क रेखा के प्रायः साथ साथ पश्चिम की ओर चल देती है। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है, मानो पानी के भार से नीचे की ओर झुकती है। फिर भी मोटे तौर पर वह सीधे पश्चिम की ओर बहती है। किंतु इसमें एक अपवाद है। अमरकंटक से चलने के बाद डिंडोरी से सीधे जबलपुर आने की बजाय वह दक्षिण की ओर एक बड़ा लपेटा लगाती है। इसी अर्ध चंद्राकार के मध्य में है मंडला। मंडला मानो नर्मदा के कान कुंडल में बसा है। नर्मदा यदि ऐसा ही लपेटा मालवा में लगाती तो इंदौर और गुजरात में लगाती तो बड़ौदा नर्मदा किनारे होते। इंदौर और बड़ौदा जिस सौगात से वंचित रह गए हैं, मंडला उसे सहज ही पा गया। हमारी पिछली यात्रा जबलपुर से मंडला तक की थी। इस बार मंडला से अमरकंटक तक की है। पिछली बार हम 4 थे, अब 2 हैं, यादवेंद्र और मैं। यात्रा पहले से दोगुनी लंबी है और साथी आधे ही रह गए। 10 अक्टूबर 1978 भोर बेला मंडला से निकल पड़े। रात एक गांव में बिताई। दूसरे दिन दोपहर को कछारी पहुँचे। नर्मदा की ऊंची कगार पर कृषक पति पत्नी बैठे थे। हम उनकी ओर बढ़े तो स्त्री ने हाँक लगाई, जूते उतार कर चलो महाराज। हमने चप्पल उतार ली, उनके पास जाकर बैठे। हमारी यात्रा के बारे में जानकर खुश हुए। दोनों ने कहा आज यहीं रुक जाइए। मैंने कहा दिवाली तक अमरकंटक पहुंचना है, जितना आगे बढ़ जाएं उतना ही अच्छा। पति ने कहा तब आप बक्सेरा में रुकिए, वहाँ मेरा साड़ू भाई रहता है, नाम है मनसुख, उसी के यहाँ ठहरिए। आज दशहरा है, दशहरे का जुलूस देखने मेरी स्त्री मंडला जा रही है, उसी के साथ जाइए। आधी दूर तक आप दोनों का रास्ता एक है, आगे का रास्ता वह बता देगी। घरोबा हो गया तो मैंने स्त्री से पूछा, आपने हमें जूते उतारने के लिए क्यों कहा था? वहाँ हमारा खलिहान है, खेत खलिहान लक्ष्मी होते हैं, वहाँ जूते पहनकर नहीं चलते। सुनकर कितना अच्छा लगा। वह बात भी करती जा रही थी और सजती भी जा रही थी। पहले पायल पहनी, बड़ी देर तक मांग निकाली, बड़े मनयोग से सिंदूर का टीका लगाया, फिर निकाला पाउडर। इस सुनसान में पाउडर का डब्बा देखकर मैं हैरान रह गया। भभूत की तरह पोता। पहले उसकी त्वचा के ताने बाने भले लग रहे थे, अब पाउडर की मोटी परत में खो गए। सौंदर्य की उपासना हमें कई बार असुंदर की देहरी पर ला देती है। बक्सेरा में मनसुख को उसके साड़ू भाई का राम राम कहा तो वह चकित रह गया। सारी बात बताई तो उसने खुशी से अपने यहाँ ठहरा लिया। रात को सोए तो सिराहने के पास मुर्गियों का डेरा था। सोचा सवेरे उठने में सुविधा रहेगी, ऐसी प्राणवान अलार्म घड़ी और कहाँ पाऊँगा। यहाँ से मोहगांव, यहाँ सामने से बुढ़नेर नर्मदा में आकर मिली है। किनारे पर एक बाबा थे। मैंने उनसे पूछा, जब यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है तो अमरकंटक में पता नहीं कितनी ठंड होगी। उन्होंने कहा अमरकंटक तो बद्रीनाथ का टुकड़ा है। नर्मदा के किनारे किनारे आगे बढ़े। कई जगह तो खाड़े की धार पर चलने जैसा था, कहीं घनी लतर पतर। समझ में नहीं आता था किस लतर को पकड़ें और कहाँ से। जैसे तैसे मानोट पहुँचे, वहाँ से लिंगा। रात्रि विश्राम भगत जी के घर रहा। सुबह जमीन पर बिछे टेढ़े मेढ़े धुआंरे फीते को देखकर मैं समझ गया कि यह धुआं नहीं भाप है, और जहाँ जहाँ यह भाप है नीचे नर्मदा है। सुबह के धुंधलके में भाप की चादर ओढ़े सोई नर्मदा बड़ी मोहक लग रही थी। लिंगा घाट में पश्चिम वाहिनी नर्मदा थोड़ी देर के लिए पूर्व वाहिनी हो गई है, इसलिए इसकी धारा को यहाँ सूरजमुखी धारा कहते हैं। नर्मदा में ऐसे स्थान बहुत कम हैं। लिंगा से एक सन्यासी का साथ हो गया।
एक चादर और मिट्टी के एक पात्र के अलावा और कुछ नहीं रखते। रास्ते में बातें होने लगीं तो कहने लगे, अच्छा यह बताइए स्वाद किस में है, जीभ में या गुलाब जामुन में? मेरे अनुरोध पर जवाब भी उन्होंने ही दिया, यदि गुलाब जामुन में स्वाद है तो वह तश्तरी में रखे रखे ही स्वाद देगा, और यदि जीभ में स्वाद है तो फिर गुलाब जामुन खाने की क्या ज़रूरत। दरअसल स्वाद न केवल जीभ में है, न केवल गुलाब जामुन में, दोनों के योग में है। इसी प्रकार जीवन को केवल आत्मा या केवल शरीर मानना गलत है। सार्थकता दोनों के मिलन में है। क्या बढ़िया बात कही। आगे बढ़े तो कई स्त्री पुरुष मिले। पूछा, कहाँ जा रहे हो? नर्सरी, पौधा लगाने। तो नर्सरी जैसा अंग्रेजी शब्द इस बियाबान तक पहुँच गया था। विदेशी भाषा के जो शब्द हमारी ज़बान पर आसानी से चढ़ जाएं, उन्हें हमें खुशी से अपना लेना चाहिए। हर भाषा में कुछ शब्द अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की तरह होते हैं। वे सीमाओं को नहीं मानते, इन्हें रोकना आसान नहीं। महात्मा, सत्याग्रह, योग, ध्यान, प्राणायाम आदि हमारे शब्द भी विदेशों में धड़ल्ले से चल रहे हैं। आगे का गांव कौवा डोंगरी। मोर से मयूरभंज तो सुना था, कौवे से कौवा डोंगरी आज सुना। दुपटा संगम में दो किशोरियां स्नान कर रही थीं, बिल्कुल वन देवियां लग रही थीं। आगे संगम के निकट ऊंची कगार पर उनके माता पिता बैठे थे। मैंने पुरुष से पूछा, आगे कौन कौन से गांव पड़ेंगे? उसने सोचते हुए कहा, चिमका टोला, पिपरिया टोला, चकदही। उसकी बात को काटते हुए उसकी स्त्री ने कहा, कुछ पता भी है कि कुछ बोले जा रहे हो? चकदही पहले आएगा, पिपरिया टोला बाद में। उसने कहा, मैं क्या जानूं महाराज, पिपरिया टोला के बाद चिमका टोला। फिर उसकी पत्नी ने टोका, क्या बोल रहे हो, चिमका टोला पहले पड़ेगा। भोले पति ने फिर कहा, मैं क्या जानूं महाराज। इतने में दोनों किशोरियां आ गईं। एक का नाम तो भूल गया, दूसरी का नाम आज भी याद है, सुकर्ती। सुकर्ती यानी सुकीर्ति। कैसा यशस्वी नाम, लेकिन अधिक सुनाई नहीं पड़ता। कुछ नाम सरस और मधुर होते हुए भी चल नहीं पाते। रेवा कितना प्यारा नाम है, बोलने में आसान, सुनने में मधुर, लेकिन चला नहीं। नर्मदा नाम ही ज़्यादा प्रचलित हुआ। रोज़ सुबह उधर सूरज निकलता, इधर हम निकलते। रास्ते में एक सन्यासी की कुटी पड़ी, वहाँ बैठे। वे नर्मदा परिक्रमा कर चुके थे। कहने लगे, परिक्रमा में 3 साल 3 महीने 13 दिन लगे थे। उन दिनों में अन्न नहीं लेता था, कंद मूल फल फूल या दूध दही यह भी मांगता नहीं था, अनायास मिल जाए तो ही लेता था। यदि ना मिला तो माँ का दूध। इस आदमी की श्रद्धा देखकर मैं चकित रह गया। इसके लिए नर्मदा का पानी नहीं, माँ का दूध है। नर्मदा की खड़ी चट्टानी कगार में पगडंडी धागे की तरह पतली हो गई थी। हम रस्ते पर चलने वाले नट की तरह नपे तुले कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में बर्तन के 2 फेरी वालों का साथ हो गया। टूटे फूटे बर्तन लेते थे, बदले में गुड़ देते थे। पिपरिया टोला आते ही उन्होंने हाँक लगाई, टूटे फूटे बर्तन गुड़ के बदली गो। एक बैगा के घर हम खाना बनाने के लिए रुके। शुरू में तो उसके परिवार के लोग सहमे सहमे रहे, किंतु जो ही यादवेंद्र ने स्टोव चालू किया तो पहले बच्चे आए, फिर स्त्रियां भी आ गईं। ऐसा चूल्हा तो उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। दर्शकों के विस्मय से उत्साहित होकर यादवेंद्र भी अपने पैतरे दिखाने लगा। कभी आंच को धीमी करता, कभी तेज, कभी पिन से लौ ठीक करता, कभी पंप से तेजी से हवा भरता। उसके हर करतब पर भीड़ चकित रह जाती। मदारी जिस तरह बंदर को नचाता है, उसी तरह स्टोव को नचाकर यादवेंद्र ने उस बैगा परिवार का पर्याप्त मनोरंजन किया। शाम को खापा पहुँचे। फेरी वाले आगे निकल गए, सन्यासी पीछे रह गए थे। हम आश्रय की तलाश में थे। एक लुहार ने हमें अपने यहाँ ठहरा लिया। मैंने सोचा, इस ठंड में लुहार के घर से बढ़कर रैन बसेरा भला और क्या होगा। भट्टी के पास ही सोए। रात को जो भी उठा कोयले डालकर धोखनी चला देता। सुबह आगे बढ़े। रास्ते में मैं एक जगह सुस्ताने बैठा।
बैठते ही उछला, वहाँ लाल चींटे ने डंक मारा था। गलती मेरी ही थी, मुझे ही देखकर बैठना था। सोचा अब जब भी बैठूंगा नीचे देखकर बैठूंगा। जब 2 पगडंडियाँ आती तो हम असमंजस में पड़ जाते। सुनसान इलाके में किससे पूछते। डोगर घाट से निकट सामने जो पगडंडी थी वह स्पष्ट थी। पहाड़ी पर जो जा रही थी वह साफ थी। हम उसी पर चले, पहाड़ पर चढ़ते चले गए, पर कहीं कुछ भी नहीं दिखा तो संदेह हुआ कि कहीं भटक तो नहीं गए। यादवेंद्र ने कहा, आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठिए, मैं आगे जाकर पता लगाता हूँ। बैठने के पहले नीचे अच्छी तरह देखा। चीता तो क्या, चींटी तक न थी। स्केच करने में मगन हो गया। कोई 10-15 मिनट के बाद गंभीर स्वर सुनाई पड़ा। सोचा दूर बहती नर्मदा का स्वर होगा, लेकिन स्वर तेज हो गया तो मेरा ध्यान गया। सामने तो कुछ नहीं, पर ज्यों ही ऊपर देखा मेरे छक्के छूट गए। मेरे सिर पर मधुमक्खियों का झुंड मंडरा रहा था। मैं सिर पर पैर रखकर भागा। थोड़ी देर और हुई होती तो वीर गति को प्राप्त न भी होता तो भी दुर्गति अवश्य होती। जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसमें मधुमक्खी का खासा बड़ा छत्ता लगा था। गांठ बांध ली थी कि अब बैठने के पहले नीचे भी देखूंगा और ऊपर भी देखूंगा। वह पगडंडी जंगल को जाती थी, इसलिए वापस नीचे उतरे। कुछ दूर झोपड़ियां दिखाई दे रही थी, वहां से पगडंडी मिल गई। सिलगी नदी को पार करके आगे बढ़े। वहां नर्मदा तट के भीमकाय अर्जुन वृक्षों को देखकर चकित रह गए। आगे एक बाबा जी की कुटी पड़ी, वहां से सन्यासी का फिर साथ हो गया। कुटरई के पटेल के घर रहने की व्यवस्था हो गई। बैठे ही थे कि आवाज़ सुनाई दी, टूटे फूटे बर्तन गुड़ के बदली गो। फेरी वाले फिर आ पहुँचे थे। आज शरद पूर्णिमा थी, चंद्र के राज्याभिषेक की रात। लेकिन इस वीरान इलाके के टुइया से गांव में किसी ने भी इस उत्सव को नहीं मनाया। न भजन मंडली, न गीत संगीत। मैं अकेला ही चांदनी में नहाता रहा, देर तक चांद को निहारता रहा। मुझे वह दुर्गा प्रतिमा की तरह जान पड़ा। विधाता इसे आहिस्ता आहिस्ता करके 14 दिनों में गढ़ता है। 15वें दिन इसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है, फिर अमावस्या को इसे नील गगन में सिरा देता है। सृजन और विसर्जन का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। पौ फटते ही हम चल पड़े। शाम होते जैतपुरी पहुँचे। डूबते सूरज की मायावी किरणों से आलोकित छोटा सा गांव के पटेल ने सोने के लिए एक कमरा दिया, लेकिन सन्यासी पैरा बिछाकर बाहर सोए। हमें घर के अंदर कंबल में ठंड लग रही थी। वे बाहर खुले में एक चादर में मज़े से सो रहे थे। यहाँ से फेरी वाले वापस चले गए, सन्यासी आगे निकल गए। कन्हैया संगम में हम गोसाई जी के घर रुके। नर्मदा के किनारे किनारे चलने के आग्रह के कारण दूसरे दिन शाम को हम एक ऐसे गांव पहुंचे जहां कोई भूला भटका ही जाता है। गांव का नाम है छिन गांव। गिनती के घर। थक कर इतने चूर हो गए थे कि आगे जाने की हिम्मत नहीं थी, और इस गांव में आश्रय देने के लिए कोई तैयार न था। पता नहीं कैसे यहाँ के लोग हमें चोर समझ बैठे थे। मैंने बहुत चिरोरी की, लेकिन किसी ने हमें आश्रय नहीं दिया। आखिर एक गरीब दंपत्ति से अनुमति लेकर उसके आंगन में सामान रखा। थोड़ी देर में रात हो गई। घुप अंधेरा, अनजान जगह। इतने में 2 आदमी आए। उनके मुंह से शराब की बास आ रही थी। आते ही हमसे जवाब तलब करने लगे, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। हमने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। जिसके आंगन में पड़े थे उसे भी आड़े हाथों लिया। ये कौन है तुम्हारे, क्यों अपने यहाँ जगह दी, रात को अगर कोई वारदात हुई तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। हमारा पक्ष लेते हुए घर की स्त्री ने कहा, कोई आ ही जाए तो क्या हम उसे भगा दें, फिर ये चोर नहीं हो सकते। चोर इतना बोझा लेकर नहीं चलते। चोर दिन में आकर टोह ले जाते हैं, फिर रात को चोरी करने आते हैं। ये बेचारे तो शाम को आए हैं, और जब से आए हैं कहीं नहीं गए। लेकिन जो नशे में हो उसे कोई क्या समझाए। धीरे धीरे और भी लोग आ गए। उन शराबियों ने ऐसा माहौल बना दिया
कि सभी को यह विश्वास हो गया कि हमारे गांव में 2 शातिर चोर आ गए हैं और आज रात सावधान नहीं रहे तो किसी के भी घर चोरी हो सकती है। हमारे ऊपर पहरा देने कुछ लोग वहीं जम गए। ऐसे संदेह और भय के वातावरण में, अनजान जगह में, ठंड में, बाहर खुले में सोने का जीवन में यह पहला मौका था। चुप साधकर लेटे रहने के सिवा और कोई चारा नहीं था। जागते हुए भी हम सोते बन गए। मन में यह आशंका बराबर बनी रही कि पता नहीं कब क्या हो जाए। चांद निकला तो कुछ हिम्मत बंधी। इस सर्वथा अनजान जगह में एकमात्र चांद ही था जो परिचित था। कोई 2 घंटे बीत गए। नींद तो क्या आती, किसी तरह पड़े थे। तभी हवा में थिरकती हुई मधुर स्वर लहरी सुनाई दी। अद्भुत थी उसकी मिठास, दिव्य था उसका प्रभाव। ऐसे मीठे गीत तो सुने नहीं थे। कितने स्वाभाविक, कितने सहज, कितने कोमल। एक पल में मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया। अवहेलना, अपमान, ठिठुरन, हर चीज गायब हो गई। बस रह गए तो वे गीत और उनकी मिठास। पड़ोस के आंगन में गांव की किशोरियों ने अपने मीठे कच्चे स्वरों में रीना गीत शुरू किए थे। चोरों के भय से उन्हें सारी रात जागरण जो करना था। हल्की लयबद्ध तालियों के साथ गीत की एक पंक्ति एक टोली गाती, दूसरी पंक्ति दूसरी टोली गाती, बीच बीच में हंसी ठिठोली और हास परिहास। कितना मधुर, कितना स्वप्निल लग रहा था सब। अभिशाप को इस वरदान के बदले कभी कहीं देखा था? सुनते सुनते कब नींद आ गई, कुछ पता नहीं चला। अध्याय 4। छिन गांव से अमरकंटक। सुबह उठे तो बिस्तर ओस से भीग गया था। आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि ऐसी ठंड में भी नींद क्यों कर आई। मन में रीना गीत के कोमल मधुर स्वर गूंज रहे थे। उस रात किसी के यहाँ भी चोरी होती तो पकड़े हम ही जाते, लेकिन कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। तो फिर छिन गांव में छिन भर के लिए भी रुके नहीं। बरछा में एक पेड़ से डाक के डिब्बे को लटकते देखा तो उसमें चिट्ठी छोड़ी। वह मिल तो गई, लेकिन बुझे तारे के प्रकाश की तरह घर पहुंचने में उसने बहुत समय लिया। मेरे घर लौटने के बाद पहुंची। बरछा से जो पहाड़ लांघा तो सामने नर्मदा। थोड़ा चलने पर जोगी टिकरिया पहुँचे। दूसरे दिन लुकामपुर। यहाँ इतनी साफ सुथरी कुटी मिली कि 2 दिन रह गए। नदी से पानी लाने के लिए बाल्टी की ज़रूरत पड़ी। पड़ोस के में मांगने पर गया तो घर की स्त्री ने पूछा, आप कै मूर्ति हैं महाराज? तो अब हम मूर्ति हैं। मैं समझ गया। मैंने कहा, हमें सदाव्रत नहीं, बाल्टी चाहिए। बाल्टी मिल गई। पानी लेकर कुटी में आया। थोड़ी ही देर में एक ग्रामीण आकर कहने लगा, पहले इसमें एक पगली रहती थी, कुछ दिनों से कहीं चली गई है। दरवाज़ा खुला देखा तो सोचा कहीं से वापस तो नहीं आ गई। पहले तो पगली शब्द सुनकर चौंका, लेकिन बाद में सोचा कि पागलपन का कुछ छौंक हमारे अंदर भी जरूर होगा, नहीं तो घर की सुख निंदिया छोड़कर पहाड़ जंगल की खाक क्यों छानते फिरते। रात को नर्मदा की मरमर ध्वनि बराबर सुनाई देती। प्रातः हर रात कल कल बहती नर्मदा का रव सुनाई देता। दिन में वह भले ही नर्मदा हो, रात में रेवा है। दिन में श्रव्य है तो रात में श्राव्य। उस पार है डिंडोरी, बड़ा सा कस्बा। आज रविवार है, वहाँ के साप्ताहिक बाजार का दिन। अनेक ग्रामीण नर्मदा को पार कर वहाँ बाजार करने आएंगे, शाम को लौटेंगे। उनका यह पैदल नदी पार करना मुझे बड़ा भला लगता है। इसे आज जी भरकर देखूंगा। सुबह से ही बैठ गया। शुरू में तो छिटपुट लोग आते रहे, लेकिन दोपहर से तो तांता लग गया। सबसे पहले वे नर्मदा को प्रणाम करते, उसके बाद पानी में उतरते। मुख्य धारा के आने पर सिर की गठरी या गोद का बच्चा संभालते, कांवर का संतुलन ठीक करते और एक दूसरे का हाथ थामकर उसमें उतरते। पानी गहरा नहीं है, लेकिन प्रवाह तेज है। नीचे के पत्थर उबड़ खाबड़ हैं और काई के कारण पांव फिसलते हैं। बहुत संभाल कर पार करना होता है। किसी से पूछा, यह पैदल पार करना कब शुरू होता है? बरसात के बाद मटमैला पानी साफ होता है तभी से। आगे के रास्ते के बारे में पूछने पर बताया,
आप सोचते होंगे ज्यों ज्यों अमरकंटक पास आता जाएगा पहाड़ और जंगल घने होते जाएंगे, लेकिन है इसका ठीक उल्टा। अब ना तो जंगल है ना पहाड़। हाँ, आखिरी दिन अमरकंटक की चढ़ाई जरूर चढ़नी होगी। भिनसारा होते ही ये चल पड़े। रामघाट के प्रपातों को देखकर सहस्त्रधारा का स्मरण हो आया। अंतर यह है कि सहस्त्रधारा के प्रपात दूर दूर तक बगरे हैं, जबकि यहाँ के प्रपातों का रेवड़ एक ही जगह इकट्ठा हो गया है। घोड़े के टाप के आकार की एक विस्तृत सपाट चट्टान से असंख्य जलधाराएं गिरती हैं। मोर जैसे पंख फैलाकर नाचता है, उसी तरह से नर्मदा ने यहाँ अपनी जलधाराएं फैला दी हैं। वैसे प्रपात बहुत छोटे हैं, इक्के दुक्के होते तो शायद ध्यान भी न जाता, पर ये तो हैं दल के दल, झुंड के झुंड, वृक्षौनों की तरह। लगता है इन्हें गोद में ले लूं, सहला लूं, फिर कुलांचे भरने के लिए छोड़ दूं। यहाँ से चलते समय अचानक मेरा ध्यान आकाश की ओर गया और मैं ठिठक गया। देखा भरी दोपहरिया में चांद, धुंधला और क्षितिज के पास लेकिन मैदान में डटा हुआ। सूरज में यह दमखम कहाँ की आधी रात को दिखाई दे। चांद रमता जोगी है, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। रात को गायब और दिन को हाजिर, कभी पूर्ण कुंभ सा भरा पूरा, कभी रेखा सा महीन। उसका बांकपन कभी सीधा तो कभी उल्टा, कभी सवेरे डूबता और शाम को निकलता, तो कभी शाम को डूबता और सवेरे निकलता। दिक् काल के बंधन से परे जान पड़ता है यह चांद। हमारे जीवन में सूरज का अनुशासन भी हो और चांद का स्वैर विहार भी, नियम का कठोर पालन भी हो और मौज मस्ती की गुंजाइश भी हो। शाम को दूधी संगम पहुँचे। यहाँ एक बैगा वृद्धा ने परिक्रमा वासियों के लिए कुटी बना रखी है, उसी में रहे। वृद्धा के साथ थी उसकी नातिन, कोई 10 बरस की बालिका। आसपास और कोई घर नहीं। इस निर्जन एकांत में उसकी कोई हमजोली नहीं। अकेली गुमसुम बैठी रहती थी या किसी काम में लगी रहती थी। हंसने खेलने की उम्र में भी कैसी गंभीर हो उठी थी। किसी प्राचीन कहानी की अभिशप्त बालिका से उस बच्ची का विशाल व उदास आदिवासी चेहरा आज भी भुलाए नहीं भूलता। सुबह नर्मदा की बाकी चितवन देखते हुए आगे बढ़े। शरद ऋतु के आकाश के बादलों के झुंड नजर आने लगे थे। उसकी परछाइयाँ मानो धरती को बुहार रही थीं। एकाकी निर्जन पथ, गांव भी पड़ते तो नाम मात्र के, 15-20 घर यहाँ, हर 10-5 घर, बस हो गया गांव। इसे टोला कहते हैं। खेतों में जुताई बुआई हो रही थी। कभी कभी सिर पर मटकी लिए खेतों की ओर जाती ग्रामीण स्त्रियां दिख जाती। दोपहर को बीजापुरी पहुँचे। एक किसान की पर्ची में खाना बनाने के लिए रुके। यादवेंद्र खाना बनाने लगा। मैं थका सा था, लेट गया। सोकर जो उठा तो तेज बुखार लिए। पिछले कुछ दिनों से हम दिन भर चलते ही रहते थे। इसी थकान का बुखार था यह। रात भर वहीं रहना पड़ा। खाना नहीं खाया, दूध पीकर सो गया। सुबह उठा तो बुखार चला गया था, लेकिन कमजोरी काफ़ी आ गई थी। पर ज्यों ही साथ में रखे तिल के लड्डू खाकर पानी पिया तो हिम्मत बंधी, बोझा लादा और आगे बढ़े। बसंतपुर होकर कंचनपुर। पिछले कुछ दिनों से हम शहडोल जिले में चल रहे थे। यहाँ के निवासियों की साहित्यिक रुचि की दाद देनी होगी। गाँव के नाम हैं बसंतपुर, कंचनपुर, चंदन घाट, कस्तूरी और तहसील का नाम है पुष्पराजगढ़। कंचनपुर में ठहरने की व्यवस्था हो पाएगी, इसमें संदेह था, तो पास के गांव के एक लड़के ने कहा, आप चिंता ना करें, यहाँ व्यवस्था होती है तो ठीक, वरना मैं आपको अपने गांव ले चलूँगा। बहुत बड़ा है गांव मेरा, 27 घर हैं वहाँ, पर वहाँ व्यवस्था हो गई। दूसरे दिन एक फेरी वाले का साथ हो गया। उसके साथ एक स्त्री भी थी। दोनों बिलासपुर जा रहे थे। आज वहाँ साप्ताहिक बाजार है। फेरी वाला कपड़े की दुकान लगाएगा और स्त्री चूड़ियों की। हम चले थे भीमकुंडी जाने के लिए, लेकिन देहात का हाट देखने की इच्छा से इनके साथ हो लिए, लेकिन वो बहुत तेज़ चलते थे, आगे निकल गए। हम तीसरे पहर पहुँचे। आज 20 किलोमीटर चले थे। परसों बुखार के कारण 10 कदम चलना मुश्किल था। आज एकदम 20 किलोमीटर चला। इतनी शक्ति कहाँ से आ गई थी? प्रत्येक मनुष्य में शक्ति का एक ऐसा गुप्त भंडार होता है जो खास मौक़ों के लिए सुरक्षित होता है, ऐन मौके पर जाहिर होता है।
और हमारी भरपूर मदद करता है। शक्ति का यही संचित कोष आज मेरे काम आया था। छोटा सा गांव है बिलासपुर, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा, हरियाली में डूबा, लेकिन कैसा बाजार। कपड़ों की 4-5 दुकानें छोड़ दें तो पूरे बाजार में 500 रुपये का भी माल नहीं था। सुबह चल दिए। ऊंची पहाड़ी पर से भीमकुंडी दिखाई देने लगा। नीचे के खेतों से कुहासा उठ रहा था और लहराती बदली सा फैल रहा था, मानो पृथ्वी के थाल से धूप का धुआं उठ रहा हो। नर्मदा दिन पर दिन छोटी होती जा रही थी। भीमकुंडी की शिशु नर्मदा को देखकर हम चकित रह गए। इसे पार करने में आधा मिनट भी ना लगता। पानी में घड़ा मुश्किल से डूबता था। समझ गए कि अब अमरकंटक ज़्यादा दूर नहीं है। हम बहुत सावधान होकर चल रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि नर्मदा को झरना समझकर पार कर बैठें। रात घुघुआ में रहे। यहाँ से जंगल विभाग की कच्ची सड़क मिल गई। पहाड़ की तलहटी के शालवन में से जाती है। फरी सेमर में एक बैगा के घर की दीवारों पर सुंदर कलाकृतियाँ देखने को मिली। बैगा स्त्रियों के शरीर गुदरों से छलक रहे थे। दमगढ़ में मेकल पर्वत ने नर्मदा को मानो अपनी भुजाओं में उठा लिया है। यहाँ से अमरकंटक की चढ़ाई शुरू हो गई। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से होते हुए कोई 2 घंटे में हम ऊपर आ गए। छोटा सा मैदान पार करके थोड़ा उतरे तो कपिलधारा पहुँच गए। कपिलधारा प्रपात बाहुल्य नर्मदा का सबसे पहला और सबसे ऊंचा प्रपात। नीचे उतरकर प्रपात के पायताने खड़े होकर इसे आपाद मस्तक देखने लगे। प्रपात से उठती हुई झंकारमय ध्वनि घाटी को थपथपा रही थी। नीचे नदी की तेज धारा चट्टानों में से भागती चली जा रही थी। हम श्रद्धानवत यह देखते रहे। सहसा मैं जोर से चिल्लाया, नर्मदा! समुची घाटी ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया, हाँ। कुछ लोग प्रपात के पीछे खड़े थे। नीचे जहाँ पानी गिरता है वहाँ खोह है, इसलिए प्रपात के पीछे जाया जा सकता है। चारों ओर दर्शक, बीच में प्रपात। देखने की ऐसी सुविधा बहुत कम प्रपात देते हैं। नीचे जाकर दूध धारा भी देख आए। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य इतना भा गया कि रात यहीं रह गए। सुबह नहाकर चले। अमरकंटक में कल्याण दास जी के आश्रम में रहे। सामान रखकर नर्मदा कुंड गए। कुंड को देखते ही आंखों में से आंसू की 2 बूंदें छलकी। आखिर हम नर्मदा के उद्गम तक पहुंच ही गए थे। तीसरे दिन दिवाली थी। हमने दिवाली यहीं मनाने का निश्चय किया। कल्याण दास जी ने अपने आश्रम में बड़े प्रेम से रखा। लाखों की लागत से यह आश्रम बन रहा है, लेकिन खुद केवल लंगोटी पहनते हैं। कहने लगे, यह लंगोटी ही मेरी जागीर है। कई वर्ष हिमालय में रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा तो कब की कर चुके हैं। 3 दिन का उनका स्नेह पगा आतिथ्य पाते रहे। दिवाली की रात को स्त्रियां नर्मदा कुंड में दीप छोड़ रही थीं। अंधेरी रात में कुंड में झिलमिलाते दीपों का केसरिया उजाला मैं देर तक देखता रहा। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। एक स्त्री से एक दिया मांग लिया और अपने हाथ से जलाकर कुंड में छोड़ दिया। फिर मन ही मन बोला, माँ नर्मदे, तेरी पूजा में एक दीप जलाया है, बदले में तू भी एक दीप जलाना मेरे हृदय में। बड़ा अंधेरा है वहाँ, किसी तरह जाता नहीं। तू दीप जला तो दूर हो जाए। इतनी भिक्षा मांगता हूँ माँ, तो दीप जलाना भला।